तो सारे के सारे आरजेडी के ही। अगर एक जाति का आप मुकम्मल नेता हैं तो वो कौन है जो दूसरे उस यादव टाइटल वाले दूसरे लोग दूसरी पार्टियों से जीत के गए हैं? ये बताता है कि आपके साथ मुकम्मल नहीं है, किसी के साथ कोई जाति मुकम्मल नहीं है। गांधी समय की सीमा से ऊपर हैं, गांधी राष्ट्र की सीमा के परे हैं। गांधी को किसी जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, राणा सांगा आज़ादी, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक रहे। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। किस्सा है, हमारे सर थे और मैं सुबह सुबह उठकर गया तो पूछा कि ये कौन है, तो बताया कि उन्होंने कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हैं। मैंने बड़ी खुशी से पूछा कि बगल में ये आदमी कौन है, तो बताया कि ये आनंद मोहन जी हैं, जिन्होंने समाजवादी राजनीति को कुशी जोन में काफ़ी चर्चा में लाया। उसके बाद खैर क्या कुछ हुआ राजनीति में खुद बताएंगे। और सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं दी न्यूज़ 9X पर। सर सबसे पहला सवाल है, जेपी की क्रांति होती है, बिहार में छात्र नेताओं का उद्भव होता है और वो छात्र नेता सत्ता की सीढ़ी पर पहुंचते हैं। आनंद मोहन उस जगह कहाँ पाते हैं आप? हम लोग भी हॉस्टल से निकले थे, जेपी आंदोलन में आरडी एंड डीजे कॉलेज के स्टूडेंट थे, थर्ड ईयर के। और तब 18 मार्च को असेंबली का घेराव हुआ था, छात्र संगठनों ने किया था 4 इशू पर: भ्रष्टाचार, कुशिक्षा, बेकारी और महंगाई। और वहाँ गोलियां चली थी। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का मानना है कि स्टूडेंट मारे गए थे। ये चिंगारी प्रदेश भर में फैली। आरडी एंड डीजे कॉलेज और ख़ास करके मुंगेर सबसे जो एक क्रांति धर्मी धरती है, सबसे ज़्यादा गर्म रहा। सबसे उग्र आंदोलन वहाँ हुआ। वहाँ भी 19 मार्च को गोलियां चली, आगजनी हुई, कई स्टेशन फूके गए, मिनर्वा प्रेस फूके गए, किला के अंदर सरकारी आवास फूक दिया स्टूडेंट लोगों ने। हम छोटी उम्र के थे, 17 साल 18 साल मेरी उम्र थी, और हम लोग भी उस आंदोलन में थे। वहाँ से लौट के आए त्रिवेणीगंज एक चर्चित स्थान रहा आंदोलन का, जहाँ 2-3 अक्टूबर को बिहार बंद के दौरान वहाँ भी गोलियाँ चली, हम पर भी गोलियाँ चली। संयोगवश हमारे ही कलर का कुर्ता और पैजामा पहने हुए वो मोहम्मद मुस्तकीम, हमारे ही गांव का, वहाँ जो प्रतापपुर जहाँ हमारा कचहरी है, उसी जगह का वो लड़का था, मारा गया। 4 लोग मारे गए: मोहम्मद मुस्तकीम, फागू ऋषिदेव, भागवत यादव, सत्यदेव यादव। मुझ पर शूट वारंट निकला। और फिर जयप्रकाश नारायण जी पहुँचे मेरे पिताजी की अध्यक्षता में। त्रिवेणीगंज में विशाल जनसभा हुई थी, जिसमें लोग कहते हैं 50,000 से 1 लाख तक लोग रात में जमा हुए थे उन दिनों जेपी को सुनने, उसी गोलीकांड के बाद। वहीं से हम लोग लड़ते लड़ते हॉस्टल से निकले, लड़ते लड़ते संसद पहुंच गए, असेंबली पहुंच गए। चंद्रशेखर जी से रिश्ते कैसे रहे और चंद्रशेखर जी से मुलाकात कैसी रही? चंद्रशेखर जी समाजवादी आंदोलन के पुरोधारे हैं। वो आचार्य नरेंद्र देव के पटु शिष्य थे, जेपी के भी करीबी थे। जब आंदोलन चल रहा था तो वो कांग्रेस में थे, और उन्होंने ही कांग्रेस में रहते इंदिरा जी को नसीहत दिया था कि जब भी सत्ता और संत टकराते हैं, जीत संत की होती है, हार सत्ता की होती है। और जेपी को उन्होंने सलाह दिया था कि वक्त रहते जेपी से समझौता कर ले। 72 सांसदों के साथ जेपी का उन्होंने स्वागत किया, कांग्रेसी सांसदों के साथ। वहीं ये बातें इंदिरा जी को खटक गई, बाद में इमरजेंसी लगी और चंद्रशेखर जी को जेल भेजा गया। अगर जेपी की चलती तो प्रधानमंत्री
चंद्रशेखर होते 77 में। जेपी की चलती थी। हाँ, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई, सीनियरिटी को आगे रखा गया, मोरारजी देसाई हुए और चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए। जनता पार्टी के जिन दिनों वो अध्यक्ष बने, बाद के दिनों में मैं एमएलए बना 90 में, और मैं उनकी पार्टी का यूथ का प्रेसिडेंट बना उनके नेतृत्व में। यही हमारे रिश्ते हैं। वो हमारे घर भी आए, प्रधानमंत्री रहते। मेरी शादी पर जो रिसेप्शन दिया गया था उसमें वो आधे कैबिनेट को लेके 3-3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के साथ वो मेरे गांव पधारे थे। चंद्रशेखर जी से रिश्ते इस प्रकार रहे, लेकिन कभी आनंद मोहन ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया कि हमारे रिश्ते उनसे अच्छे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि आनंद मोहन चाहते तो उस वक्त भी बहुत लोगों को नेता बना सकते थे, लेकिन ऐसा प्रयास आपने क्यों नहीं किया? नेता आपको तब जानकारी नहीं है। अभी भी 36 लोग असेंबली, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के 36 लोग हमारे शेष से, हमारे स्कूल से निकले हुए लोग सांसद, विधायक, मंत्री हैं। नेता सड़क से उठा उठा के लोगों को संघर्ष के रास्ते पर ला करके पहचान दिया, लोग नेता बने। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद जो गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और नई पीढ़ी के लोग उनके साथ आए, वो खेप 2.5 दशकों तक चला आज़ादी के बाद। फिर जेपी आए और जेपी ने भी एक लीडरशिप दिया नए लोगों को, नई पीढ़ी को। 74 से 77 के आंदोलन में वो आज तक चल रहा है, लंबे समय तक चला। और मेरी जो बिहार पीपुल्स पार्टी थी, वो भी झारखंड बिहार में एक स्कूल था, एक आंदोलन था लोकल इशू पर। विस्तार में कहने का समय अभी नहीं है, कभी फिर बात करेंगे। लेकिन उससे निकले दर्जनों लोग राष्ट्र की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में असरकारी भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए, आप जब जेल में थे, आपने किताब लिखी थी, उस किताब को मैंने पढ़ा, तब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था। देखिए, गांधी को आज जो एक फैशन चला है गांधी के खिलाफ, तो हम लोग कांग्रेसी फैमिली से थे, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, और गांधी का बड़ा प्रभाव रहा मेरे घर पर, मेरे परिवार के लोगों पर। गांधी जी मेरे घर भी आए। मेरे दादाजी को कोसी का गांधी कहा जाता था। तो बाद के दिनों में उनके योगदान को, आज़ादी में गांधी का जो योगदान रहा वो अतुलनीय था। ये आप मानते हैं? ये आप मानते नहीं, हम जानते हैं। आज के परिवेश में तो गांधी जी को बड़े ही अलग दृष्टि से बताया जाता है। वो अलग दृष्टि वाले बहुत संकीर्ण लोग हैं। उनको गांधी को समझना उनके लिए खेल नहीं है। गांधी वो है जो विश्व के 2/3 मुल्कों में जिनका स्टैचू लगा हुआ है। गांधी वो हैं जिनको जानने के बाद, मान के चलने पर, मार्टिन लूथर किंग वो उनके अनुयायी थे और आत्म बलिदान दिए एक तरह से गांधी को जानने के बाद। गांधी के रास्ते पर आज भी आंग सान सू की, जो बर्मा की नेत्री हैं डेमोक्रेसी की, आज गांधी के रास्ते पर चलकर वो बड़ी सल्तनत को, सैनिक शासन को हिला रही है। गांधी कोई साधारण चीज़ नहीं थे। गांधी को जानना हो तो मेरा कैक्टस के फूल और गांधी को पढ़िए। गांधी को जो भी आज एक फैशन चला है गांधी को गाली देने और दूसरे
दूसरी धारा के लोगों को महिमा मंडित करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि आप महिमा मंडित किसी को कीजिए, सच सच है, झूठ झूठ है। प्रचार, गांधी को किसी प्रचार की जरूरत नहीं है। गांधी समय की सीमा से ऊपर हैं। गांधी राष्ट्र की सीमा के परे हैं। गांधी को किसी जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, राष्ट्र की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। गांधी ने जो दिया, गरीब को, निर्धन को, निर्बल को अहिंसा का जो हथियार दिया, सत्य का, सत्याग्रह का, वो आज बड़ी बड़ी सल्तनतों की चूलें हिला रहा है। गांधी ने कहा, ये नहीं कहा कि मरो और मारो। गांधी ने कहा करो या मरो। गांधी ने कहा कि सच कहना, ना कहना सीख लो। किसी के सामने सर मत झुकाओ। झूठ के सामने, अन्याय के सामने, अनाचार के सामने, शोषण के सामने। तो शोषण के खिलाफ शोषितों को, वंचितों को उन्होंने सत्य और अहिंसा का हथियार दिया। ये मामूली चीज़ नहीं है। जो गांधी को गाली देते हैं वो भी जब विरोध की बात होती है तो धरना पर जाते हैं, बिल्कुल। अनशन पर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लोकतंत्र में ये किसकी देन है? गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन। गांधी को नकारेंगे। कल को अपनी बात अगर शासन से मनवाना हो तो वो कम्युनिस्ट हो या धूर्त दक्षिणपंथी हो, सभी धरने पर बैठेंगे, सभी प्रदर्शन में जाएंगे, सभी ये जुलूस निकालेंगे, अनशन करेंगे। ये किसका हथियार है? गांधी का हथियार है। सर, बिहार के परिवेश में बात करते हैं, पूरे देश के परिवेश में एक चर्चा आई है इतिहास को लेकर के, एक मिथक भी है राणा संगा को लेकर के। इस पर आनंद मोहन सिंह क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। राणा सांगा आज़ादी, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक रहे। राणा सांगा के बारे में इतिहासकारों ने उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। अतुलनीय योद्धा इतिहास का उनको माना गया, जो 100 लड़ाइयों में 99 जीते। एक में जो पराजय हुई वो वीरता और पराक्रम की पराजय नहीं हुई, तकनीकी कारणों से पराजय हुई। यहाँ जहाँ तीर, तलवार, भाले, बर्छी पर लड़ाई होती थी, वहाँ बारूद आ गया था। तोप और बंदूकें दूसरी तरफ थी और एक तरफ भाले, बर्छे, तीर, तलवार थे। फिर भी गाजर मूली की तरह इतिहास बताता है कि राणा सांगा ने दुश्मनों को काटा। बदन पर 84 घाव, एक आँख गंवाने, एक पैर और हाथ गंवाने के बाद जो मैदान में डटा रहा, उसका नाम राणा सांगा है। राणा सांगा साधारण व्यक्तित्व नहीं थे और उनको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, राष्ट्र के सबसे बड़ी पंचायत में अगर गद्दार कहा जाता है तो वक्त का तकाजा है, स्पीकर, वक्त का तकाजा है कि सभापति उच्च सदन इस पर तुरंत एक्शन ले। समाज इससे आहत हुआ है। इतिहास को जानने वाले हर व्यक्ति हतप्रभ है। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा। ऐसे सदन की गरिमा, सड़क छाप भाषा से सदन की गरिमा
बरकरार नहीं रहेगी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और हमारी रैली का प्रमुख मुद्दा ये है। दोस्तों, पॉडकास्ट के बीच में आ रहे हैं हम, और अब हम लोग पॉलिटिकल सवाल पर आते हैं और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से कुछ पॉलिटिकल सवाल करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, बिहार के एक राजनीतिक परिवार है जिसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती है कि 38% के मतदाता उनके साथ हैं। उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। उनसे आखिर आपको बैर क्यों हो गया? राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। हमारा कोई वैर नहीं है, हमारा मतभेद है, और मतभेद डेमोक्रेसी का आभूषण है। मतभिन्नता, कार्यशैली को लेकर विरोध हुआ। जब इस देश में एक आरक्षण का आंदोलन चला था तो लालू जी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री हो या राजा हो पुराने ज़माने का, राजधर्म कहता है कि पूरी प्रजा आपकी संतान है, आप उनके प्रजा के मानस पिता हैं। तो संसदीय गरिमा और लोकतंत्र का तकाजा था कि आप इसका ख्याल रखें। जब कोई व्यक्ति आंदोलन पर किसी कारण से जाएगा तो आप इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आरक्षण का विरोध करने वालों को बुलडोजर चला दो, चटनी बना दो, और उसके चपेट में उस भाषा के कारण मधेपुरा जैसे स्थान पर दंगा भड़क जाता है, खेत खलिहान लहूलुहान हो जाते हैं, बहनों की इज्जत पर आँच आती है। तो ये अगर वजह होता है तो उस कार्यशैली के विरोध में आनंद मोहन अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हुआ था। और ये कहना कि 38% हमारा है, ये भी लोकतंत्र की भाषा नहीं है। 38% कैसे कोई मुकम्मल मुसलमान आप कह सकते हैं कि मेरे साथ है? कैसे आप कह सकते हैं कि मुकम्मल आपका स्वजातीय आपके साथ है? फिर जो दूसरे माले के हैं, या फिर कांग्रेस के हैं, या फिर बीजेपी के हैं, या फिर जेडीयू के हैं, सांसद विधायक जीते हैं, वो कैसे जीते हैं? तो सारे के सारे आरजेडी के ही। अगर एक जाति का आप मुकम्मल नेता हैं तो वो कौन है जो दूसरी उस यादव टाइटल वाले दूसरे लोग दूसरी पार्टियों से जीत के गए हैं? ये बताता है कि आपके साथ मुकम्मल नहीं है, किसी के साथ कोई जाति मुकम्मल नहीं है। देश आज़ाद हो गया 1947 में, सबकी स्वतंत्र अभिलाषा है, आकांक्षा है, निर्णय। ऐसे में ये कहना कि 37% हमारे साथ है, 38% हमारे साथ है, ये कहना कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये अहंकार की भाषा है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं। नहीं, एक मास फेस तो तेजस्वी यादव को बनाया गया है। आपके बेटे को भी टिकट वहीं से मिला, और बिहार के युवा कोई विधायक फोकट का मिला क्या? जी, मेरे बेटे को टिकट मिला तो हम आवेदन देने किसी के यहाँ गए थे क्या? लोग मेरे पास जेल पर आए थे प्रस्ताव लेके, खुद आए थे। समझौता के। तब ये सच नहीं तो ये जाके पूछिए कि झूठ है। और फिर समझौता हुआ था। समझौते में आपने अगर 2 सीट डायरेक्ट और 3 सीट अप्रत्यक्ष, मेरे कहे पर 5 सीटें दी, तो आप 247 सीटों पर हमारा समर्थन भी लिया। राजनीति में एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं, ये आदान प्रदान की चीज़ है। अगर हम आपको वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है, हमसे आपको कोई फ़ायदा नहीं था, तो मेरे पास दूर दूर से कोई रिश्ता भी पहले से नहीं था, कोई हमारा गठबंधन भी नहीं था, हम कोई टच में भी नहीं थे, न वो हमारे टच में थे। तो अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी लाचारी थी, या कौन सी ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, भरोसा था कि आप हमारे पास आए? समझौता हुआ। समझौता किसी मुर्दा से नहीं होता है, जिंदा व्यक्ति से समझौता होता है। जिसका आधार है उसी को आप टिकटें देंगे, उसी से आप मदद लेंगे।
अगर 2 सीटें हमको मिली आपके अनुसार तो 200 सीटों पर हमसे आपने मदद लिया बदले में। यानी आपका कहना है कि आपने ज़्यादा मदद किया, उन्होंने कम किया। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस वक्त जेडीयू में हैं। जेडीयू हम किसी में नहीं हैं। आपकी पत्नी तो है, पत्नी है तो पत्नी स्वतंत्र इकाई नहीं है क्या? बिल्कुल वो इकाई है। और आपका भाई आपके कोई जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी ये नहीं है। आप जिस पार्टी में हैं, आप इस चैनल में है तो इसी चैनल में आपका भाई रहेगा। नहीं, बिल्कुल है, वो फिल्म वो स्टार है, वो दूसरी फिल्म में काम करता हाँ है। वो दूसरे चैनल में भी जा सकता है, वो स्वतंत्र राजनीति भी कर सकता है, वो खेती भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है। जी, ये कोई जरूरी नहीं कि कोई मेरा बेटा है या मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो वो है तो उसी पार्टी में हम भी हैं। अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं हुआ, सारे लोग जानते हैं। आप यानी कि आश्वस्त है कि भाई हम फ्री हैं, हम किसी पार्टी में नहीं बिल्कुल बिल्कुल फ्री फ्री हैं। है। जो है? हमको अच्छा लगेगा वही ना, जो सम्मान देगा प्यार देगा हम वही हैं। हाल हम करते कहीं लाए नहीं जाते, हम कहीं भेजे नहीं जाते। हम लोग की स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र सोच है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सर से सवाल पूछते हैं। जिस बिहार के 90s के दौर में एक अखमाया मैगजीन ने एक कवर पेज पे एक फ़ोटो छापा था सर, वो फ़ोटो जब आपने देखा तो आपको क्या लगा? क्या लगेगा? फोटो अगर किसी ने खींचा और फोटो छपा और फोटो से मैगजीन भी चला और फोटोग्राफर को भी फ़ायदा हुआ, तो हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। आज तो लोग दुखित हो जाते हैं, आप कहते हैं सौभाग्यशाली मानते हैं? क्या चीज़? आज तो लोग दुखित हो जाएंगे। क्यों दुखी होंगे? क्यों दुखी होंगे? वो उस वक्त का वही तकाजा था, वो दौर ही था ऐसा। तो फोटो अगर खींचा तो ऐसा नहीं ना है कि जोड़ जाड़ के बना दिया। ओरिजिनल तस्वीर है, सही तस्वीर है, लोगों ने खींचा, लोगों ने छापा, हमने कोई आपत्ति तो नहीं की। जी, लेकिन बाहुबली, जो लोग कहते हैं बाहुबली, तो उनको ये क्यों नहीं सूझता कि आनंद मोहन पहला राजनेता है आज के समय में देश का, जिनकी कहानी पाठ्यक्रम में शामिल है। बच्चे पढ़ के IAS IPS होते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं। आनंद मोहन अकेला राजनेता है जिसकी पुस्तक संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रहा है। आनंद मोहन पहले व्यक्ति हैं जो लिखते हैं और उनकी पुस्तकें राजकमल जैसे मानक प्रकाशन हिंदी जगत का, उसमें उसकी हमारी पुस्तकें छपती हैं। तो कलम के मामले में हम लोग कितने धनी हैं, कितने बली हैं, तो कलम बली तो नहीं लिखेगा लोग, बाहुबली कहेगा। तो ये तो स्वतंत्रता है लोगों को। कोई बाहुबली कहता है, कोई फायर ब्रांड लीडर कहता है, कोई रॉबिन हुड कहता है, जो मर्जी आगे लोग लिखते हैं। तो आपको इससे कोई गुरेज नहीं हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, आपके अनुसार बिहार में जातिवाद और बाहुबल का भविष्य क्या होगा? जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं। हजारों साल से जाति की जड़ें समाज में बहुत गहरी है, उसकी पैठ बहुत अधिक है। सैकड़ों उदाहरण हैं जातीय उपेक्षा, जातीय अपमान, जातीय शोषण, इस सब का भी। और बावजूद इसके लोकतंत्र ने, मैं कहूँगा कि भारत में जाति प्रथा को ख़त्म नहीं किया है, मजबूत ही किया है। तो अभी के दौर में जब जाति पूछ करके टिकट दिया जाए, जातीय आंकड़े उठा करके, और तब लोगों को अवसर दिया जाता है MLA MP बनने का, तो अभी कैसे कहा जा सकता है कि जाति प्रथा खत्म होगी? लोकतंत्र में बाहुबल का कोई स्थान नहीं है।
कोई स्थान नहीं। जनबल का स्थान है ना। ये मैं कह सकता हूँ कि बाहुबल के भरोसे कुछ नहीं होगा। हाँ, जिन बाहों में ताकत हो अन्याय के खिलाफ लड़ने का, अनाचार से भिड़ने का, शोषण के खिलाफ दहाड़ने का, उसका बाहुबल चलेगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। पूरे देश में वक्फ बिल को अभी देखा, वक्फ बिल पर आपकी निजी राय क्या है? कोई निजी राय नहीं है, इसकी गहराई में न मैं पहले गया था न आज गया हूँ। ये आप लोग समीक्षा कीजिए। लोग कहते हैं इसके बहाने बहुत गलत हो रहा था। कोई कहता है वक्फ बिल किसी संप्रदाय की अस्मिता से जोड़ता है। ये एक बहाना है उनको धीरे धीरे कमज़ोर करने का, ख़त्म करने का। ये दो धारा में देश बटा हुआ है और देश का जो निर्णय होगा भविष्य में वही मान्य होगा, वही सही होगा। अभी वक्फ बिल समीक्षा के दौर से गुजर रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन जो कथित सेकुलर लोग हैं उनसे कहूँगा कि 2010 में ये बिल, संशोधन बिल किसने लाया था? सेकुलरिज्म के झंडाबरदार को कहूँगा कि उसमें से कौन थे जिसने सदन में कहा था ये लुंज पुंज ढीला ढाला बिल है, सख्त कानून की ज़रूरत है। और पटना और बिहार की कई उपमाएं देकर कि फला जगह औने पौने में 5 स्टार बना दिया गया, फला जगह फर्जीवाड़ा करके, घोटाला करके मॉल को दे दी गई ज़मीनें वक्फ की, फला जगह मार्केट कम्प्लेक्स खुल गया, 5 स्टार और 3 स्टार होटल खुल गया, सिनेमा हॉल खुल गया। ये मैं नहीं बोला था, कथित सेकुलरिज्म के झंडाबरदार ने कहा था। तो अभी देखिए ये सब हमने कहा कि वक्त समीक्षा के दौर से गुजर रहा है। आगे और आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं सर के पास। सर, आप समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, आज के परिवेश में बिहार की राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। समाजवाद कभी न समाप्त होने वाली श्रृंखला का नाम है। समाजवाद समाज हित में, समाज के लिए संघर्ष करने वालों की गाथा का नाम है। समाजवाद समता की, बराबरी की बात करने वालों का आदर्श सिद्धांत रहा है। जिसके भी जेहन में शोषण, दोहन, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का जज्बा है वो होते हैं समाजवादी। जिसके भी अंतर्मन में गांव के लिए, गरीब के लिए पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो होते हैं समाजवादी। तो हमने कहा कि ये कभी खत्म न होने वाली श्रृंखला का नाम है और समाजवाद समय की ज़रूरत है। समाजवाद नहीं होता दुनिया एक रंगी होती, फिर पूंजीवाद का ही सभी गुलाम होते। तो दुनिया को बदलने में समाजवादियों की बड़ी भूमिका रही और हम लोगों के सामने जो आदर्श था वो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, बाद के दिनों में चंद्रशेखर जी, हमारे गुरु जी परमेश्वर कुमार,
कर्पूरी ठाकुर, सूरज नारायण सिंह, बसावन बाबू, रामानंद तिवारी जैसे लोग थे, समाजवादी लोग सामने थे, उनके आदर्श थे, उनके पुरुषार्थ थे। और इन सब से प्रभावित होकर 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ, हम लोग उस आंदोलन में कूदे और समाजवाद में दीक्षित हुए। आज तक हम लोग समाजवादी हैं, और आगे रहेंगे। बिल्कुल, जीवन के आखिरी सांस तक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, हमारे साथ थे पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।